Good morning, students. Myself, Seema Sharma, Assistant Professor from Tower Group of Institutions. Today, I am going to take a lecture on a topic, cardiac electrophysiology. First, we discuss the basics of the heart. Heart is a hollow muscular organ that pumps blood throughout the blood vessel to various parts of the body by repeated rhythmic contraction. Heart is actually two separate pumps. First is right heart that pumps blood through lungs, and the left side of the heart that pumps blood through peripheral organs. हार्ट के टू पंप्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. राइट साइड वाला क्या करता है, पंप ब्लड को पंप करके सारी थ्रू लंग्स के थ्रू वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या करता है, पंप को ब्लड करता है थ्रू पेरिफेरल ऑर्गन्स. ठीक है. ईच heart has atrium and ventricles, as you all know. Atrium helps to move blood into the ventricles, and ventricles provide the pumping force which propels the body. Ventricles क्या करता है, पंपिंग फोर्स के थ्रू ब्लड को प्रोवाइड करता है, और वो कहाँ लेके जाता है, या तो सर्कुलेशन में लेके जाता है थ्रू आउट द बॉडी, या वो क्या लेके जाता है, पेरिफेरल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू लेके जाता है वो ब्लड को. नेक्स्ट, cardiac electrophysiology. Cardiac electrophysiology is a mechanism in the heart that causes a continuous succession of the heart contraction called arrhythmic cardiac arrhythmicity and transmitting action potential. It has four processes. कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्ट जब कंटिन्यूस सक्सेशन करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, दैट मींस हमारा जो डीपोलराइजेशन होता है तो उससे एक रिदम कॉज होती है. दैट रिदम इज कॉल्ड एज कार्डियक रिदमिसिटी एंड इट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल. ठीक है. ये कैसे प्रोसेस चलता है, इट हैज फोर प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज इम्पल्स जनरेशन, and second is conduction, third is excitability, and fourth is refractory period. ये फोर प्रोसेसेस जो हम कह रहे हैं, जो एक्शन पोटेंशियल कॉज करते हैं थ्रू आउट हार्ट मसल्स, ये इन फोर प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट जनरेशन के अंदर है टू टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक एंड सेकेंड इज नॉन ऑटोनॉमिक. जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, मायोकार्डियल फाइबर्स, वो क्या करते हैं, इम्पल्स खुद जनरेट इम्पल्सेस बाय देयर ओन, अपने आप उनके इम्पल्सेस जनरेट होते हैं. वो जो हम ECG में ग्राफ देखते हैं, जो एक कर्व स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या है, अपने आप इम्पल्सेस जनरेट होती है एंड प्रेजेंट एट AV, SA nodes and his of conjugate systems. And second is non-autonomic system. Non-autonomic system that cannot generate impulse by their own. वो अपने आप impulses generate नहीं करते, और मतलब उसमें impulses generate करवानी पड़ती हैं किसमें, मायोकार्डियल फाइबर्स के non-autonomic system में. Next is फेज. इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ग्राफ बना हुआ है जहाँ पे कर्व बनी हुई, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, जो हमें एक्शन पोटेंशियल बता रहा है. इट हैज फोर फेजेस. फेज जीरो दैट वन फ्रॉम -100 to +20. Phase 0, it indicates when stimulated they depolarize very rapidly, and phase 1, a rapid return to near isoelectric levels, and phase 2, maintain membrane potential for some time, during which calcium might flow in and bring contraction. Phase 3, rapid repolarization, during which sodium potassium pump activates and restore ionic distribution of resting potential. And the phase 4 is resting membrane potential attains and does not decay. ये जो चार फेजेस हम 5 फेजेस हम बता रहे हैं, ये क्या आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल में, और जहाँ पे उसके थ्रेशोल्ड काउंट करेंगे किसका, मतलब फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल एंड स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल. ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ये जो 5 फेजेस हैं वो वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. सो यहाँ देखिए, फर्स्ट इज पोटेशियम चैनल क्लोज. ये जो जीरो फेज है, जहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड में बताया कि फेज 4, जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट अटेन डीके, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये जो -60 पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पे है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी डीके नहीं हुआ या इंडिकेट नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या है, पोटेशियम चैनल क्लोज है एंड सोडियम चैनल
ओपनिंग हो जाती है, सोडियम एंटर हो जाता है. व्हेन पोटेशियम चैनल क्लोज एंड सोडियम चैनल ओपन, सोडियम channels enter into this and it highly indicates the sodium channel membrane, and it causes depolarization at -40. calcium channel opens. एक चीज इसमें ध्यान रखने की है कि फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो दोनों में क्या होगा, जो जीरो फेज, जो ये -60 से फेज 4 से जब पोटेशियम चैनल क्लोज होंगे और नेक्स्ट चैनल ओपन होगा तो वहां पे सिर्फ 2 चीजें हमें देखनी है कि सोडियम चैनल जो है फास्ट एक्शन पोटेंशियल में की जो एंट्री होगी और चैनल ओपन होगा, और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम आयंस की एंट्री होगी. दोनों केसेस में क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल में सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम चैनल्स जस्ट एंटर होंगे और चैनल्स ओपन होंगे, सो कैल्शियम की एंट्री होगी. And it causes depolarization up to 0, and at 0 means at this point, at the peak level, calcium channel closes. If we are discussing about slow channel action potential, then calcium channel closes and potassium channel opens, and we discuss about fast channel action potential, then sodium channel close and potassium channel opens. And after this, when calcium or sodium channel close and potassium channel opens, it keeps on decreasing. That causes, matlab, sodium permeability decreases and potassium permeability increases, and this phase is called as repolarization. And at this point, at this level where potassium permeability decays and increase, and at this point, at -60, it against potassium channel closes and sodium and calcium channel open, and sodium and calcium ions enter into this, and again it causes depolarization, and then at stable position, and then repolarization. The difference between the calcium channel closes and potassium channel closes, that in calcium decreases in calcium permeability and increases in potassium permeability, is known as action potential. जिस डिफरेंस है कि जहाँ पे भी फास्ट एक्शन पोटेंशियल होगा, जहाँ पे सोडियम की एंट्री होगी, सोडियम आयंस एंटर करेंगे इसमें, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होगा और वहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होगा. एट द सेम टाइम अगर हम स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो कैल्शियम आयंस जब एंटर करेंगे जो इनका एक्शन पोटेंशियल है वो भी कम होगा, एंड same as with threshold of slow channel action potentials. Next process is a conduction process. Conduction occurs in natural ventricles and Purkinje fibers. That means fast channel fibers which depolarizes by calcium channel, as we already discussed in fast channel action potential. Sodium enter ions and causes depolarization. And in case of slow channel fibers, calcium ion depolarize and causes depolarization. A drug which reduces the shape of zero phase will shift the membrane responsiveness curve towards right and impede its conduction. The drug which shifts the curve towards left causes conduction. So the rate of conduction through a fiber is a function of its membrane responsiveness, which is defined by the rate of increase of action potential. Next process is excitability. This process of a fiber is defined by the strength of a stimulus, and it requires to elicit response to produce an action potential. And in hyperpolarization, when hyperpolarization, the excitability is decreased, and small excitability is in the extreme membrane potential, and in the increased excitability. When hyperpolarization decreases and it occurs, so excitability is decreases, and when small reduction in resting membrane potential, excitability is increases. And the fourth one, the last process, is known as refractory period. It is the minimum interval between two action potential. Interval between two action potential means, अगर हम सबसे पहले जब हमने कहा कि जिस टाइम पे पोटेशियम जो है आयन रेस्टिंग में है, and sodium and calcium either one
जब इन एंटर करेंगे और डीपोलराइजेशन होगा, सेम एज इन द सेकंड फेज मतलब सेकंड फर्स्ट टाइम हमने ले लिया कि ग्राफ बन गया, डीपोलराइजेशन आ गया, जिसमें वो डिक्रीज डिक्लाइन हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि कैल्शियम और सोडियम परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड पोटेशियम परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस टाइम में दोनों फेजेस के बीच में मतलब दोनों फिगर्स के बीच में एक डिफरेंस आएगा। वहां पे वो जो हम उसको बोलेंगे मतलब डिफरेंस इन बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। And sodium channel gets progressively inactivated as resting membrane potential drops minus 80 millivolt to 60 millivolt, and consequently less negative the resting membrane potential, fewer are the sodium potential available for activation. जितना ज़्यादा resting membrane potential negative में होगा, उतना ही sodium channels और calcium channels जो होंगे available होंगे inactive for activation. So slope of zero depolarization and action potential amplitude and conduction velocity, it also decreases. Next is ECG. ECG electrocardiogram जो हमने ग्राफ पीछे देखा, but in this we discuss about the curves and the intervals P, Q, R, S and T. And electrocardiograph, it monitors and amplifies electrical signals to the heart and it records as ECG. Where do the waves come from? In the normal heart, each heartbeat with the discharge, that means this polarization of the sinoatrial nodes, and high up in the right atrium. The first detectable wave appears when impulse spread from the SA node to depolarize the atria. That wave is produced as P. ये है पी नोड। जब हम कह रहे हैं कि एक फर्स्ट जब भी कोई वेव मतलब जब भी हम कह रहे हैं आयन एंटर होंगे और एक पीक डीपोलराइजेशन शुरू होगा, जब वेव शुरू होगी वो कहाँ से स्प्रेड होती है? फ्रॉम SA node to and depolarize the atria. SA node से atrium की तरफ जाएगा, that wave is known as P wave, and after flowing through the atria, atrium के बाद वो जाएगी at AV node से, मतलब SA node से जा रही है atria में, जब वो स्टेज होगी वहाँ पे उसको हम बोलेंगे P wave, and जब atria के थ्रू जाएगी atrioventricular node and the located in the right ventricle, the AV node is only route by which an electrical impulse can reach the ventricles. And activation of the AV node does not produce a wave in ECG, but it contributes to the time interval between P, Q, and subsequently Q and R waves. Next, the time taken for the depolarization wave to pass from its origin in the SA node across atria and through the AV node to the ventricle muscles is called as PR interval. This one. Okay. This is measured from the beginning of P wave to the beginning of R wave. मतलब हमने कहा जो P wave जहाँ से हम ये already हमने बताया कि हम SA node से atrium की तरफ जाएंगे, that is P wave, and P wave to the beginning of the R wave. P wave से लेके वो curve से लेके जब तक वो depolarization नहीं होगा, ये R point नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे PR wave. Once the impulse has passed the AV node, it enters the bundle of His, and current normally flows between the bundle branches interval septum from left to right, and this is responsible for the first detection of the QRS. QRS मतलब जब हम कह रहे हैं P से वो वापस स्टार्ट होने के बाद डिपोलराइजेशन होने के बाद वापस रिपोलराइज होके दोबारा एक फोर फेज में नहीं आ जाती, उसको हम कहेंगे QRS कॉम्प्लेक्स. If the first detection of the QRS complex is downward, अगर हम कह रहे हैं QRS जो कॉम्प्लेक्स है उसका फर्स्ट डिफ्लेक्शन अगर नीचे की तरफ आए, इट इज कॉल्ड एज Q wave. This one. And the first upward deflection is R wave. और जैसे ही मतलब जिसको हमने QRS बोला, ये एक वेव है जो पीक के बाद मतलब एक एटम के बाद से वो जो वेव डिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है, अगर वो डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट है वो अगर डाउनवर्ड है तो उसको हम कहेंगे वो Q wave है, एंड अगर वो अपवर्ड है दैट इज R wave, एंड अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आफ्टर R wave. R wave के आने के बाद दोबारा एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है ये, उसको हम कहेंगे S wave. ठीक है. अब देखिए QRS कैसे आता है, जो हम ग्राफ ECG का देखते हैं वो जो वेव है ये कैसे बनती है. द फर्स्ट वेव ये जो हम कह रहे हैं शुरू हो रही है जब पोटेशियम आयंस एंटर करेंगे, इट एंटर्स फ्रॉम द SA node and it generate impulse. SA node generate impulses and atrial excitation begins. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SA node में impulse जनरेट होगी और atrial excitation शुरू हो जाएगी. उसके बाद वो क्या करेगा, एट्रियम में जाएगा, AV नोड में जाएगा, इम्पल्स SA नोड से AV नोड में जाएगा. नीचे आप कर्व देखते जाइए,
जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये इम्पल्स कैसे कैसे बनती है, दैट इज पी। जब वो एवी नोड में जाएगा वो पी वेव आ जाएगी। उसके बाद जब वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, जो हमने अभी बताया, वो क्यू वेव होगी। क्यू वेव कहाँ पे होगी? जब इम्पल्सेस पास करेंगे हार्ट एपेक्स से एंड वेंट्रिकल एक्साइटेशन बिगिन हो जाएंगी, और वो जो सारा जो हमारी इम्पल्सेस हैं, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? बंडल्स ब्रांचेस में, बंडल ऑफ हिस में, तो वो आएगा क्यू वेव। उसके बाद जब वो क्यू से वापस अपवर्ड डीपोलराइजेशन हो जाएगा, तो वेंट्रिकल एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो पूरा पंजगिन फाइबर्स में फ्लो करने लग जाएगा, एंड देन वापस डीपोलराइजेशन होगा और एस वेव आएगी। तो हम कह रहे हैं कि वो क्या होगा हमारा, उस टाइम पे वो वेव कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब पोटेशियम परमिबिलिटी डिक्रीज इंक्रीजिंग स्टेज में होगी और कैल्शियम सोडियम डिक्रीजिंग स्टेज में होगा। द राइट बंडल branches conducts the waves of depolarization to the right ventricle, while the left bundle branch conducts to the left ventricle. The conducting pathway ends by the dividing the Purkinje fibers, and it distributes the wave of depolarization rapidly, represented by QRS. QRS complexes are positive. QRS complex either positive or negative, depend on whether the R wave is bigger or small. जैसे हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमने बोला कि जो P Q जो वेव है जब डाउनवर्ड आएगा वो Q है, और अब QRS जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आर वेव पे। आर वेव अगर बिगर है और द एस वेव, मतलब अगर आर वेव बिगर है और द एस वेव बिगर है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो QR कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। The dominant R waves means positive QRS complex. Dominant R wave, dominant means ये नीचे की तरफ जो है, and the dominant S wave is negative QRS complex. जब भी ये Q wave नीचे होगा, downward की तरफ होगा, that means it is positive QRS complex, and S wave negative, positive S wave negative होगा, that it means it's a QRS complex in negative. The ST segment is a transverse period where no further electric current can be passed through the myocardium. It is measured from the end of the S wave to the beginning of the T wave. And the ST segment is a particular interest in the diagnosis of myocardial infarction and ischemia. मतलब ST segment हम कहाँ पे actually note करेंगे, study करेंगे in a case of myocardial infarction, MI and ischemia. The T wave represents the repolarization of ventricle myocardium to its resting electric state, and QT interval measures the total time for the activation of the ventricles and recovery of the normal resting state. And the origin of the U wave is uncertain, but it may represent the slow repolarization of the ventricles. Thank you for बाकी हम discuss करेंगे अपने next lecture में. I hope you all understand this, the basics of the electrophysiology, cardiac electrophysiology. Thank you.